and welcome to the 17th lecture of our electrostatic discussion. And now in this lecture, we will talk everything related to electric field. We will talk everything related to electric field lines. Electric field lines के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे. सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब भी हम लोग कहेंगे तो इन जनरल इस नाम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कहता है कि आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूज ना करें. सिमिलरली मैग्नेटिक्स में भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों टर्म यूज होता है, बट स्टिल वी अवॉइड टू कॉल इट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इसीलिए सो दैट एक कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, ना कि फोर्स के बारे में. तो ये जो नाम है इससे कंफ्यूजन होता है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से लगता है कि क्या ये फोर्स बताता है, तो कहेंगे नहीं, ये फोर्स नहीं बताता, ये किसके बारे में बताता है, फील्ड के बारे में. दैट्स व्हाई एनसीईआरटी कहता है कि आप क्या यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज कीजिए. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो ये स्ट्रेट या कर्व लाइंस होते हैं जिन पे किसी भी पॉइंट पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ही काम है, क्या पता करना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा जा रहा है, तो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ना आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा. यहां पूछेंगे तो इस तरह से, एंड सो ऑन सब जगह. दूसरा पॉइंट कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ये हाइपोथेटिकल होते हैं, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब इसका, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और मैं कह रहा हूं कि देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम यहां आ गए तो मुझे चुभेगा, मुझे फील होगा, नहीं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. ये अनरियल चीज है, हाइपोथेटिकल चीज है. हमने एज्यूम किया कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, तो हाइपोथेटिकल है और इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. देन अगर कोई रीजन है और इस रीजन में एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हैं और दूसरे जगह दूर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है किसी भी रीजन में, वो रीजन में जो नंबर होता है वो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द रीजन शोज द रिलेटिव स्ट्रेंथ. क्या मतलब इसका, कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं, देखिए यहां पास है ना, यहां पे थोड़ा दूर है. अगर हम ये एक एरिया कंसीडर करें तो इस एरिया से यहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, यहां से एक ही पास हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास है, जबकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दूर है. सिमिलरली अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जैसा हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे. ऐसा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड सो ऑन. पैरेलल लाइंस होंगे. क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो. तो जैसा एरिया यहां कंसीडर किए, अगर वैसा ही एरिया यहां कंसीडर करेंगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से पास हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी पास होगा. तो अगर इस पॉइंट को ए कहेंगे, इस पॉइंट को बी कहेंगे, तो EA इज इक्वल्स टू क्या होगा, EB होगा. दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, इसलिए ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दो पॉइंट और आपको याद रखना है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ेंगे. ये दो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस. मतलब अगर इस डायरेक्शन में इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है. मतलब यहां पोटेंशियल VA ज्यादा होगा VB से, मतलब VA इज ग्रेटर देन VB. ठीक है. पांचवा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर को ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस या मेटल कहते हैं. मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेटल के तीन नाम, मेटल, कंडक्टर या इक्विपोटेंशियल सरफेस. नॉन मेटल के भी तीन नाम, नॉन मेटल, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक. राइट.
सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर को ही हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब ये सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिराइव भी करेंगे कैसा क्यों होता है, इसको भी डिराइव करेंगे। अभी बस याद रखिए कि अगर ये एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा। ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट एंड कर्व होते हैं, जिसमें किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। दूसरा, ये हाइपोथेटिकल है। तीसरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएगा, अगर नंबर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। फोर्थ पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। और पांचवा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। राइट, तो इन 5 पॉइंट को नोट कीजिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। Now the next property is the sixth one. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं they never intersect each other. क्यों नहीं करते? मान लीजिए कर जाए, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर गया E1, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन इधर गया यहां पे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर अब आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग और दूसरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग। ऐसे ये वाला कहेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ये वाला कहेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। सो देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन है ये नॉट पॉसिबल है। लेकिन आप लोग में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए, बीच में कहीं रिजल्टेंट होगा, उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन सा बराबर हो गया। ये तो सही है कि रिजल्टेंट ले लेंगे आप इधर, लेकिन आप फिर से बैक जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमने एज्यूम किया है ना, और हमने क्या एज्यूम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर डायरेक्शन बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि नेट डायरेक्शन तो इधर आया, तो इसका क्या काम। ये वाला अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता ही नहीं पा रहा डायरेक्शन, तो क्या काम। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। अगले जो कुछ पॉइंट बताने जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, मतलब अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे ब्रेक करके आगे बढ़ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, दे आर कॉन्टिन्यूअस, है ना, ब्रेकिंग इसमें नहीं हो सकता, ये पॉइंट याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दिस वर्ड कंजर्वेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, so let's recall what we have discussed in class 11th. In class 11th we discussed there are two types of forces, one is called conservative force, another one is called non-conservative forces. Conservative forces are those forces because of which the work done does not depend on path, very important, work done does not depend on पाथ, किसी भी पाथ से जाइए वर्क डन सेम रहता है, पाथ के साथ चेंज नहीं करेगा। इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट पे कैसे भी करके चले जाइए, इट डजंट मैटर, वर्क विल बी सेम ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड नाउ व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इलास्टिक फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देयर आर ओनली 3 फोर्सेस व्हिच आर कंजर्वेटिव। What about non-conservative forces? Because of them, the work done depends on path. Along the different paths, the works are different. अलग-अलग पाथ में वर्क क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, किनकी वजह से, नॉन-कंजर्वेटिव की वजह से। एग्जाम्पल, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर नॉन-कंजर्वेटिव फोर्सेस, विस्कस फोर्स, बाइंड फोर्स वगैरह। Now, because of conservative forces, the concept of potential is defined. इसलिए फिजिक्स में 3 तरह का पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल mgh, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, या अगर ग्रेविटेशन में बात करें तो -g/m/r होता है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो, क्योंकि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ साथ हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, तो जहां जहां वो चीज मिलेगा उसको डिस्कस भी करते चलेंगे। सिमिलरली इन स्प्रिंग फोर्स देयर इज
the potential energy, elastic potential energy, half kx square. K is spring constant. And now in electrostat, because of electric field, we also have electrical potential energy as well as potential. That we'll discuss later on in the next chapters, next lectures. We will discuss about electric potential in great detail. So don't worry about it. Just remember for this time that electric field is conservative in nature. Conservative means the work done will not depend on path, and secondly, the concept of potential will be defined, right? So there are three conservative forces that we know. Now, since it is conservative force, so whatever force is conservative, they form open loop. What is the meaning of open loop? कोई पॉइंट जहां से चला वहीं अगर घूम के आ जाए पूरा, तो उसको क्लोज लूप कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होते हैं, जहां से चला घूम करके वहीं आ गया, बट दे आर ओपन लूप. सेकेंडली, इनकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड होता है. अब इनको मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा. जो भी फील्ड कंजर्वेटिव होगा उसका लाइन इंटीग्रल जीरो होगा. Now what is the meaning of line integral? कि E डॉट dl ले ले, dl एक छोटा सा एलिमेंट होगा क्लोज्ड इंटरवल में, तो वो क्या होगा? जीरो होगा. कंजर्वेटिव फोर्स का लाइन इंटीग्रल क्या होता है? जीरो होता है. लाइन इंटीग्रल मतलब छोटा सा लाइन एलिमेंट. लाइन एलिमेंट का मतलब ये एक लाइन है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, ये dl कहेंगे. कंजर्वेटिव फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ds के साथ इंटीग्रेशन, अगर क्लोज सरफेस मिले, सरफेस मतलब जैसे मान लीजिए एक स्फीयर ले लीजिए और यहां पे एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा एरिया ds, इसका सरफेस इंटीग्रल नॉन जीरो होता है. ये दोनों पॉइंट याद रखना है. जबकि मैग्नेटिक्स में यही अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है. नॉन कंजर्वेटिव का लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो होगा, है ना, और कंजर्वेटिव का लाइन इंटीग्रल जीरो होगा. बस अभी ये पॉइंट याद रखते हैं कि E डॉट dl जीरो होता है और E डॉट dl जीरो नहीं होता है. इन जनरली जीरो नहीं होता है. ये तो पक्का हमेशा जीरो होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव होते हैं, ओपन लूप होते हैं. कंजर्वेटिव का मतलब इनकी वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा या कितना उसके पास पहुंच रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मैग्नीट्यूड 4 कूलम है और किसी का मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, तो अगर आपने 2 कूलम वाले से 6 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, मतलब तिगुना निकाला 3 टाइम्स, तो 4 वाले से कितना निकालोगे? 12 तिगुना. जितना भी उससे निकालेंगे जिस प्रपोर्शन में, उसी प्रपोर्शन में इससे निकालेंगे. फिर से सोचते हैं, 4 कूलम है, 2 कूलम है. अगर 2 कूलम वाले से आपने 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाले, मतलब 6 गुना ज्यादा निकाला, तो 4 वाले से कितना निकालेंगे? तो उसका 6 गुना कर दो, कितना होगा? 24 है ना. तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है. ये 9 प्रॉपर्टी लिखिए, फिर हम लोग अलग अलग चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा दिखता है उस कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे. प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस. अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिनेट मतलब निकलना, इमिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक. इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और सीधा सीधा कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक. हम फॉर द टाइम बिंग 4 है ना, तो इसका तिगुना बनाना है. 4 या 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं, या 8 दिखाते हैं, दुगुना बनाते हैं. एक इधर, दूसरा इधर, ये ऐसे, ये ऐसे. देखिए ये जो एरो बनाएंगे ना, इसके लिए बराबर डिस्टेंस पे बनाएंगे. इसका सिग्निफिकेंस है. ये एरो का मतलब कि यहां से यहां तक एक वेक्टर है. हम लोग जानते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kq/r² होता है, उससे दूर होता है. तो इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा kq/r², उतना ही यहां भी होगा. इसलिए ये एरो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए. तो ये हम लोग 8 दिखा दिया. तो पॉजिटिव से निकलता है और निकल के कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक. बस इसमें एरो इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा. अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो निगेटिव के लिए निकलता इमिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी और टर्मिनेट्स एट निगेटिव चार्ज. निकलता कहां से है? इंफिनिटी से, और टर्मिनेट कहां पे करता है? निगेटिव चार्ज पे.
मतलब इंफिनिटी से आके इस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। फिर से डिस्टेंस इक्वल बनाना है क्योंकि नेगेटिव के लिए भी के क्यूब आर स्क्वायर होता है। 6 बनाना है क्योंकि दुगुना बना रहे हैं हम लोग ना, तो एक ऐसे बना दिए और ये ऐसे बना दिए, ये 6 हो गया। अगर दो लाइक चार्जेस हुए, सो वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिपल्सिव होगा। सबसे पहले इसका नल पॉइंट, इस सिस्टम का नल पॉइंट देख लीजिए। नल पॉइंट का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब उस नल पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। इनका लाइक चार्जेस का नल पॉइंट बीच में होता है, मिडिल में नहीं होगा। जिधर ज्यादा इधर छोटा चार्ज होता है उधर शिफ्टेड होता है, तो यहां कहीं नल पॉइंट होगा यानी। अब चलिए इससे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे। जो सीधा वाला ऐसे जाने वाला था वो डेविएट कर गया, ऐसे जाएगा क्योंकि रिपल्सिव है। 4 5 6 7 8, ठीक है ऐसे। सिमिलरली इस पर इससे 6 निकलेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे एरो बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपको बनाने का जरूरत नहीं है। एक बात और, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिन करके चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर हम आपको यहां चार्ज नहीं देते और क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे डायग्राम बनाया रहता और कहता है ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो बताइए Q1 बाय Q2 के मैग्नीट्यूड का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही बताना है, मैग्नीट्यूड का क्या रेशियो होगा। तो आप गिनते यहां होता 8, यहां होता 6, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो 4/3 होता, मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो 4/3 होता। तो कई बार हो सकता है कि ग्राफ देकर के, मतलब डायग्राम देकर के आपसे चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछ ले, तो वो आप आसानी से बस गिन करके निकाल देंगे रेशियो करके, ठीक है। अगर दो अनलाइक चार्ज हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर तो टर्मिनेट करता है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। इससे 8 निकलेंगे और यहां पर तो 6 ही जा सकता है क्योंकि दुगुना हम लोग बात कर रहे हैं, तो 4 दूनी 6 8 निकलेगा और 3 दूनी 6 ही टर्मिनेट कर सकता है। देखिए कैसे होगा। इस सिस्टम का पहले नल पॉइंट देखते हैं। इस सिस्टम का नल पॉइंट कहां होगा, तो बीच में तो होगा नहीं, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। जिधर मैग्नीट्यूड छोटा होता है उधर होता है, इन दोनों में मैग्नीट्यूड छोटा इसका है, तो नल पॉइंट कहीं यहां होगा, मतलब इस पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। अब देखिए एक जो यहां से निकला वो तो सीधा सीधा यहां पे चला गया, यहां से निकला पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो गया। एक जो यहां से निकला वो बहुत दूर से जाके आएगा। एक यहां से निकला यहां पे जाके टर्मिनेट हुआ इस तरह से, ये ऐसे। इससे 8 दिखाने में 4 हो गए, 5 6। अब इस पर 6 जा सकते हैं, तो एक और आएगा ऐसे। अब इससे तो 7 दिखा लिया हम लोगों ने, 3 3 6 एक साथ। अब ये 8वां जो निकलेगा इस तरह से करके, वो इस पर टर्मिनेट नहीं करेगा, वो यूं करके इंफिनिटी तक जाएगा, ये यहां से इंफिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली अगर और निकलना होता इस तरह से, तो वो यूं करके इंफिनिटी तक जाता है ना। जितना भी आप चाहे निकाल सकते हैं। अगर हम तिगुना दिखाएं तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यहां से 12 निकलते हुए दिखाएंगे, यहां पर 9 टर्मिनेट होते हुए दिखाएंगे। तो देखिए 12 और 9 का करके दिखा रहे हैं, तो एक और दिखा दिए यहां से ऐसे, ये अनियन जैसा दिखेगा आपको डायग्राम। और एक दिखाते हैं यहां से निकल के यहां टर्मिनेट कर रहा है, एक और दिखाना पड़ेगा। ऊपर में 4 हो गए, तो एक और दिखा देते हैं यहां। अब देखिए 4 4 8 1 9 इस पे टर्मिनेट हो गया, और यहां से कितना निकला 5 5 10 2 12 है ना। फिर से आप देखिए Q1 बाय Q2 का रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, ये -3 कूलम है। तो अगर Q1 बाय Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछे तो आप इससे देखेंगे 12 है और इससे देखेंगे 9 है, तो 12 बाय 9 4/3 है ना। तो बस इसे सिंपल डायग्राम आपको याद रखना है, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। इन जनरल ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक जो डिस्कस किए ये बात मैक्सिमम बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बोर्ड में नहीं है, वो जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम क्या कह रहा है इसको समझाते हैं। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दोज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नीट वाले जेईई मेंस वाले इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। पूरा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है इसमें,
इसको कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। अगर जिसको डेरिवेशन समझने का मन है, नहीं समझ में आए तो आप बस फॉर्मूला याद रख लेना, वैसे पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 है और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के निगेटिव चार्ज माइनस Q2 पर टर्मिनेट कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहां से निकला तो यहां पर मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इस टेंजेंट का ये जो लाइन है इन दोनों चार्ज को मिलाने वाला, उससे एंगल अल्फा है, और जब ये टर्मिनेट किया तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, तो ये एंगल बीटा है। आपको इस Q1 मतलब Q1 की मैग्नीट्यूड, अल्फा, बीटा और Q2 में रिलेशन बताना है। जो भी मैं रिलेशन निकालूंगा आप चाहो तो उस रिलेशन को याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर जिसको डेरिवेशन ना समझ में आए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपसे समझ में आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों टेंजेंट है इसको मिला दिए से। सिमिलरली इमेजिन करेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही इधर भी एक लाइन हो, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। अगर आप इसको 3D में सही से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपको एक डबल कोन जैसा दिखेगा। इधर से एक कोन है, इधर से एक कोन है, ये उस कोन का बेस होगा। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऐसा डबल कोन आपको दिख रहा है तो इस बेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा वो सेम रहेगा। और इस बात है, जो इससे पास करेगा वो यहां पहुंच जाएगा, टर्मिनेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिमेन सेम। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारे निकल रहे होंगे, लेकिन जो इस बेस से में जाएगा वो यहां पहुंच जाएगा। आप सोच सकते हैं ऐसे भी कि भाई यहां से जो निकला वो यहां गया, अब इसके बाद तो कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि बाद में कोई निकलेगा तो इस बेस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां से कोई निकलेगा तो क्या ऐसे करके आएगा और ऐसे करके आके फिर इधर तो नहीं चल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अट्रैक्टिव होता है। तो मान लीजिए यहां से कोई निकला, यहां अट्रैक्ट होने आएगा तो कट कर जाएगा, तो कट तो कर नहीं सकता, इसलिए ये वाला तो आखिरी होगा। इसके अंदर जितना भी निकलेगा वो यहां टर्मिनेट करेगा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता, फिर कट करना पड़ेगा। तो जितना भी इस बेस से इधर से पास करेगा वो यहां टर्मिनेट कर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया इससे रिलेटेड। दूसरा पॉइंट है कि एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था गॉस। गॉस ने एक थ्योरम दिया, उसको गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे गॉस थ्योरम को हम लोग सॉलिड एंगल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो पहले सॉलिड एंगल समझना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने सॉलिड एंगल समझाया, पहले उसको समझते हैं। एक टर्म और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं यहां आपको समझा दे रहा हूं, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में गॉस थ्योरम में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां समझ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही चीज है। किसी भी एरिया से, किसी भी सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। ठीक है, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से पास करेगा उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं और इसको डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन E डॉट ds। ds क्या है? एक सरफेस एरिया, अभी हम दिखाएंगे। छोटा सा सरफेस जो होता है उसके एरिया को ds कहते हैं। तो फ्लक्स क्या है? E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दो चीज के डॉट प्रोडक्ट से आया है, इसलिए फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका SI यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और ds तो एरिया है, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो ये होता है इसका SI यूनिट। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर Vm। तो याद रखना, वोल्ट मीटर एक पोटेंशियल मेजर करने का तो डिवाइस होता ही है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी होता है। एक बार ये सवाल पूछा गया था। खैर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, राइट। अब जरा समझिए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों के बीच डिफरेंस समझा रहे हैं। जैसे अगर कोई आर्क हो, ये एक आर्क है, सर्कल का एक पार्ट जो होता है उसको आर्क कहते हैं। तो वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं और इस थीटा को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल जो है
ये एक 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, प्लेन में कॉन्सेप्ट है। और ये थीटा कितना होता है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है L और ये रेडियस का रेशियो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। और ये थीटा किस में लिखते हैं हम लोग, रेडियन में। थीटा किस में लिखते हैं, रेडियन में, राइट। कभी कभी ये लेंथ आगे हम लोग लिखेंगे, ये L कितना होगा, R थीटा। L इज इक्वल्स टू क्या होगा, R थीटा। अगर ये एंगल को छोटा लिखें, D थीटा, मान लो ये एंगल को D थीटा लिखें, छोटा एंगल होगा तो D थीटा कहेंगे। तो ये होगा D थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। तो L इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, R D थीटा। ये बहुत बार यूज करेंगे, ये चीज बहुत बार यूज करेंगे आगे जब एलिमेंट लेंगे, तो वहां ध्यान रखना है। कहेंगे देखिए D थीटा, ये जो लेंथ होगा ये होगा R D थीटा, इसलिए होगा, ठीक है। तो प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है, डिग्री नहीं, रेडियन। और प्लेन एंगल थीटा जो है वो मैक्सिमम कब होगा, सर्कल के लिए। जब ये सर्कल बन जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। सर्कल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बाय आर काट देंगे तो 2 पाई। तो प्लेन एंगल मैक्सिमम कितना होता है, 2 पाई रेडियन। नाउ कम टू सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तरबूज खाएं आप लोग, जब तरबूज खरीदने मार्केट में जाएंगे आप, वाटरमेलन, तो तरबूज तो पूरा ढका हुआ है, ग्रीन कलर का ऊपर से दिखेगा, लेकिन वो अंदर पका हुआ है, रेड रेड है, वो कैसे पता चलेगा हमें। तो तरबूज वाला क्या करता है, एक चाकू लेता है और इस तरह करके 4 बार उसको काटता है, एक स्लाइस निकाल के देगा सेंटर से, पूरा एकदम लंबा सा, और आपको दिखाएगा ऐसे, बोलेगा देखिए इसको, देखिए अगर पूरा लाल लाल है तो हम लोग समझते हैं कि ठीक है तरबूज पका हुआ है। फिर वो उसको उसमें वापस से डाल के आपको दे देगा। इस तरह से तरबूज चेक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि वो जो स्फेयर था पूरा तरबूज, उसका सेंटर पे ये जो छोटा सा पार्ट था, ये जो सरफेस था, ये सरफेस सेंटर पे जो एक 3 डायमेंशनल एंगल बनाया। मान लो सोच के देखिए, वो स्लाइस अगर बड़ा सा कट करता तो बड़ा सा स्लाइस होता तो बड़ा एंगल इस तरह से निकलता, छोटा स्लाइस होगा तो छोटा एंगल। जोकर का कैप देखें, बर्थडे कैप, छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए छोटा माथा होता है उसका, तो छोटा कैप होता है, वो सेंटर जो वर्टेक्स होगा उसके पे एंगल छोटा बनेगा। बड़ा माथा के लिए हम लोग के लिए बड़ा सा चाहिए होगा, है ना। तो उस हिसाब से तो किसी सरफेस द्वारा किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। आर्क द्वारा जो एंगल बनता है, आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है उसे प्लेन एंगल कहते हैं। और अगर कोई सरफेस है इस तरह से, लेट्स सपोज ये एक सरफेस है और ये सरफेस इस पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा 3 डायमेंशनल एंगल, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं और इन जनरल ओमेगा से लिखते हैं। ये होता है, ये जो सरफेस है छोटा सा, इसका एरिया ds, और ये लेंथ अगर r है तो ds बाय r स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ds बाय r स्क्वायर। और इसका SI यूनिट स्टेरेडियन होता है। क्या होता है इसका SI यूनिट, स्टेरेडियन। अब यहां पे 2 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि ये जो ओमेगा है सॉलिड एंगल, ये मैक्सिमम किसके लिए होता है, स्फेयर के लिए। ऑब्वियसली बात है भाई, सेंटर पर जैसे सर्कल के लिए ये मैक्सिमम था, वैसे स्फेयर के लिए मैक्सिमम होगा। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्फेयर के लिए होता है कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। और दूसरा पॉइंट कि अगर कोन है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कोन अगर कोई है और इस कोन का ये बेस है, कोन का बेस कोन के वर्टेक्स पर जो सॉलिड एंगल बनाता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका भी डेरिवेशन है लेकिन वो सब अभी आपको करने का जरूरत नहीं है। आप बस याद रखो इसका कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा क्या है, थीटा है ये वाला एंगल, ये प्लेन एंगल है थीटा, थीटा ये वाला एंगल है, और ओमेगा ये वाला सॉलिड एंगल है। थीटा प्लेन एंगल है, थीटा भाई जैसे कॉस थीटा यहां से लिखना होगा तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, ये हो गया स्लैंट हाइट, तो उससे आप कॉस थीटा निकाल सकते हो भाई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज h बाय l, है ना। थीटा प्लेन एंगल है, उससे हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं कोन के वर्टेक्स पे जो उसका बेस बनाता है। कितना होता है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए। अब ये बेसिक चीज था, इससे हम लोग ये सवाल पे आते हैं, वापस इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि इस बेस से जितना यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उतना यहां टर्मिनेट करेगा। गॉस ने सॉलिड एंगल से रिलेटेड एक बात कही, उसको गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस थ्योरम इन सॉलिड एंगल फॉर्म। ये आपको स्कूल में नहीं लिखना है, कभी गॉस थ्योरम पूछ दे स्कूल में तो आप ये मत लिखिएगा,
ये हम लोग के जेई के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट के लिए ही मेनली। गॉस थ्योरम इन सॉलिड एंगल फॉर्म कहता है, सॉरी सॉलिड एंगल फॉर्म, गॉस थ्योरम इन सॉलिड एंगल फॉर्म कहता है कि किसी भी चार्ज से ओमेगा सॉलिड एंगल पर, मान लीजिए ये कोई चार्ज है क्यू चार्ज, और एक एरिया है, ये एरिया, ये पॉइंट चार्ज है, और ये जो बेस है, ये एरिया जो है उस पे सॉलिड एंगल ओमेगा बना रहा है, तो इस ओमेगा सॉलिड एंगल वाले बेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा ये हम लोग बता सकते हैं, और वो कितना होगा फ्लक्स, उसका गॉस ने फॉर्मूला दिया, और वो होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। क्या होता है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, फ्लक्स थ्रू ओमेगा सॉलिड एंगल, ठीक है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब इस बात को हम लोग यहां यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, कि जो Q1 है ये एक चार्ज है, इस बेस से कितना पास करेगा फ्लक्स, तो लिख सकते हैं इसका चार्ज Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां जितना सॉलिड एंगल होगा ओमेगा, और यहां सॉलिड एंगल कितना होगा, तो भाई ये तो कोण है, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो कोण के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, राइट, इज इक्वल्स टू, यहां पे टर्मिनेट कर रहा है, कितना टर्मिनेट करेगा यहां पे, तो इसका चार्ज सिंपल ऑफ सेम फॉर्मूला, चार्ज इसका Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा सॉलिड एंगल, तो इसके लिए सॉलिड एंगल कितना लिखेंगे 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है, सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, यहां थीटा की जगह बीटा है, सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ये 2 पाई से 2 पाई कटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कटा, तो ये हो गया Q1 1 माइनस कॉस अल्फा को 1 माइनस कॉस अल्फा को 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कहते हैं, उसी तरह Q2 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा को 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 कहते हैं, ठीक है, सो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस फॉर्म में ही आप चाहे तो आंसर याद रख सकते हैं, अगर अल्फा के फॉर्म में चाहिए या बीटा के फॉर्म में तो उसमें भी लिख सकते हैं, अल्फा के फॉर्म में हम लिख के दिखा रहे हैं, Q1 को इधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो जाएगा Q2 बाय Q1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, अब पहले ये जो स्क्वायर है उसको भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो यहां रूट ऐसे हो गया और ये गायब हो जाएगा, ठीक है, अब साइन को जब उधर भेजेंगे तो अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू होगा साइन इनवर्स अंडर रूट Q2 बाय Q1 इंटू साइन बीटा बाय 2, और अगर इस 2 को भी इधर भेज दें तो ये अल्फा का वैल्यू होगा, सिमिलरली अगर बीटा का वैल्यू पूछेगा तो उसी तरह कर लेते हैं, अब जो लोग नीट वाले हैं या जेई मेंस वाले हैं वो चाहे तो इसमें से बहुत सारी चीज उड़ा सकते हैं, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो समझ लिए, उसके बाद इस केस का ये रिजल्ट है वो याद रख देता है, Q1 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू Q2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, इतना भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जेई एडवांस ने सवाल पूछे हैं और हर बुक में दिया हुआ है, इस पे अभी रिसेंटली 2017 में सवाल पूछा गया, अभी अगले स्लाइड में हम लोग वो भी करेंगे, इसलिए ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, प्लीज नोट इट डाउन वंस, और फिर हम लोग 1-2 सवाल और करके आज का लेक्चर खत्म करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। तो 1-2 सवाल और से सॉलिड एंगल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कई बार कहेगा कि देखिए एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन सरमाउंट कर दिए, सरमाउंट मतलब उसके ऊपर रखना, रेडियस r है, ये h है, ये चार्ज है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर, देखिए क्या होगा, इस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब डायरेक्शन में निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा सीधा सीधा ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा, तीसरा ऐसे निकलेगा ऐसे जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड सो ऑन, सब डायरेक्शन में निकलेगा। मुझे इधर वाले से बात करना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है हेमिस्फीयर का ये वाला, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है। देखिए फ्लक्स जब भी पूछे ना, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स से रिलेटेड एक कन्वेंशन है कि जो भी फ्लक्स इन होता है किसी सरफेस में उसको निगेटिव लिखते हैं, और जो भी फ्लक्स किसी सरफेस से आउट होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं। समझिए इस बात को, जैसे ये अगर हेमिस्फीयर कंसीडर करें तो इसके बेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर रहा है ना, और इसके कर्व्ड सरफेस से बाहर निकल रहा है। इन आउट का मतलब
कि इस हेमिस्फेयर को आप इसके अंदर बैठ जाइए और ये आपका घर हो गया। तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें इन कर रहा है, मतलब आपकी इन है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे, और कर्व सरफेस से बाहर निकल रहा है इसलिए उससे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे फ्लक्स। तो आपको फ्लक्स लिखना है कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियस बात है जो जो बेस में इन कर रहा है वो कर्व से बाहर निकल रहा है, तो बेस से फ्लक्स लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब बेस से फ्लक्स कितना होगा तो हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं फ्लक्स। तो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, और ओमेगा कोण के लिए कितना होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2 पाई से 4 पाई दो बार में कट गया, मतलब Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये R है ये H है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। थीटा इस वाले एंगल को कहते हैं, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सॉरी अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स थ्रू बेस। अगर कहते हैं तो निगेटिव लिखेंगे क्योंकि बेस में इन कर रहा है, कर्व्ड सरफेस से लिख रहे हैं इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, ये बस याद रखना है। अगर सवाल एक और सवाल से समझते हैं, देखिए मेन फॉर्मूला यही है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इन जनरल कोण का ही केस पूछेगा आपसे। ये कोण है, इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है, इसका हाइट h है, रेडियस r है। अब कह रहा है कि अगर जो बेस से जो फ्लक्स पास कर रहा है, इफ फ्लक्स थ्रू बेस, फाई बेस का मतलब फ्लक्स थ्रू बेस, फाई से फ्लक्स को लिखते हैं, इज 1/4 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स, फाई मैक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा भाई, जब फाई मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ओमेगा। तो जब ओमेगा मैक्सिमम होगा तब ये फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा, और ओमेगा मैक्सिमम किसके लिए होता है, स्फेयर के लिए। स्फेयर के लिए कितना होता है 4 पाई, तो 4 पाई कट जाएगा, तो फाई मैक्स कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई मैक्स किसके लिए होता है, फॉर स्फेयर, और वो कितना होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू बेस, इस बेस से जो फ्लक्स है कितना होता है बेस से फ्लक्स, तो फॉर्मूला होता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, जो कि हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया फ्लक्स थ्रू बेस, ये कितना है 1/4 ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए Q बाय 4 पाई नहीं, Q बाय 2 पाई से 4 पाई कट गया दो बार में, Q से Q कट गया, ये 2 से ये 2 बार में कटा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ को इधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस हाफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया थीटा। आपको बी H बाय R निकालना है, क्या निकालना है H बाय R। तो tan थीटा क्या लिखेंगे R बाय H, तो H बाय R क्या होगा cot थीटा। थीटा पता है 60 डिग्री, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। समझ गए, फ्लक्स थ्रू बेस कैसे लिखे, मैक्सिमम फ्लक्स कैसे लिखे, स्फेयर के लिए तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जेईई एडवांस 2017 में ये सवाल आया था। देखिए सवाल ये था कि एक चार्ज है वो हेमिस्फीयर के टॉप पर जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है, जस्ट आउटसाइड, बहुत थोड़ा सा ऊपर, आपको बेस से फ्लक्स बताना है। तो इस बात है यहां से निकलेगा ऐसे जाएगा, सीधा सीधा लाइन तो निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से तो सीधा सीधा लाइन नहीं निकलता है। देखिए क्या हो रहा होगा, ऊपर वाली जो कर्व सरफेस है उससे इन कर रहा है और बेस से बाहर निकल रहा है, इसलिए बेस से पॉजिटिव होगा, और अगर कर्व सरफेस से पूछे ऊपर वाले से तो क्या कहेंगे निगेटिव, क्योंकि उसमें देखिए यहां पे तो वो इन किया ना, इन किया, इसलिए जहां से इन करता है जिस सरफेस से उससे निगेटिव लिखता है। तो निकाल लीजिए बेस से, तो ये जो बेस है वो तो कोण जैसा ही फॉर्म कर रहा है, जैसे ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा कितना होता है, तो हेमिस्फीयर में ये रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा ना, ये 45 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स थ्रू बेस लिख सकते हैं हम लोग। फ्लक्स थ्रू बेस कितना हो जाएगा, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 45 1/√2, 2 पाई से ये दो बार में कट गया तो डायरेक्ट काट देते हैं, ये 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया फ्लक्स थ्रू बेस। और फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस लिखना है तो यहां खाली माइनस लगा दीजिए, माइनस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2। समझ गए, तो आई होप सॉलिड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।